Very good afternoon to all of you. I welcome once again to all of you in today's webinar on practical issues in TDS on salary for the assessment year 2021 and 21-22 due to extension of due date and dual IT scheme. On this subject, our learned speaker CA Rajiv Khandelwalji is with us. His brief profile like this. He is a FCA DISA qualified. He is alumni of Sri Ram College of Commerce, having a 30 years experience. He is a faculty in Indirect Tax Committee of ICAI for certificate course on GST, contributed to e-learning module of ICAI, conferred an award by NIRC for contribution as faculty in seminars, co-author of the book Chartered Accountant E-Practice Manual, regularly contributes article on GST, electronic scheme of government, information system audit, etc. in the Journal of the Institute of Chartered Accountants of India, NIC newsletter and other newspapers and journals. He regularly speaks on GST, e-filing scheme and other e-initiative of government and technology related subject, etc. on various platforms of ICI, ICSI, ICWI, Gyan Darshan channel, etc. This is the brief profile of our CA Rajiv Khandelwalji, today's speaker. I request Khandelwalji, please take over, and over to Khandelwalji. With this, and RD Kagra Saab, Shyamji, Rajeshji, other seen are in the picture, already joined. RD Kagra ji is a senior advocate from Calcutta. Thank you, sir. And over to Rajiv ji. Thank you, Rajesh Agarwal ji, for inviting me to this session. And I welcome all the participants and other dignitaries. And today's topic, as you are aware, is the practical issues in TDS salary assessment year 2021 and 21-22. And इस बार प्रॉब्लम इसलिए हुई है कि दो रीजंस हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. एक तो जो एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो अब आगे 30 जून तक कर सकते हैं लोग, जो 31 मार्च की ड्यू डेट थी. तो दूसरा, अगले साल में, नए साल में जो शुरू हो चुका है फाइनेंशियल ईयर, उसमें आपको पता है कि दो इनकम टैक्स स्कीम आ गई हैं. एक लोअर रेट ऑफ टैक्स की, जहाँ पे एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, और एक हमारी नॉर्मल स्कीम है. इनकी वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आई है हमारे जो टीडीएस डिडक्ट करना है, और अप्रैल की सैलरी ऑलरेडी लोग पे कर चुके हैं या पे करने वाले हैं. तो ये सब दिक्कतें आ रही हैं. तो इन्हीं सबको हम आज डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली कि क्या क्या इश्यूज हैं और उनको कैसे रिजॉल्व करना है. तो थिंग्स वर ऑल राइट, और रूटीन में जैसे चीजें चल रही थी. हमने कहा कि 31 मार्च आ गया, इन्वेस्टमेंट की लास्ट डेट है, बट लग रहा था कोविड-19 की वजह से कि डेट एक्सटेंड की जाएगी, और गवर्नमेंट का 31 मार्च को आ गया नोटिफिकेशन. उसमें आ गया, इनफैक्ट इट वाज ऑर्डिनेंस ऑन 31st ऑफ मार्च दैट द ड्यू डेट्स वर एक्सटेंडेड. जो भी हमारी 80C की, 80D वगैरह की जो भी चैप्टर 6 के डिडक्शंस हैं, उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उनकी ड्यू डेट्स बढ़ा दी गई. एंड ऑल्सो कैपिटल गेन्स में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल गेन्स सेव करने के लिए, एग्जेम्पशन के लिए, जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या हाउस परचेज करते हैं, उनकी डेट्स भी जहां 31 मार्च स्पेसिफाइड पीरियड पे फॉल कर रही थी, उसको भी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया. स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो क्या क्या किया उन्होंने कि डिडक्शन इन असेसमेंट ईयर 2021 you will get relief if the payment is made till 30th of June. तो कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम, पीपीएफ वगैरह जो आप डिपॉजिट करते हैं, वो अगर 30th जून तक करते हैं तो आपको असेसमेंट ईयर 2021 में उसका बेनिफिट मिल जाएगा. इसी तरह से कोई भी आप इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जिसकी टाइम लिमिट आपकी 31 मार्च में एक्सपायर हो रही थी, तो उसके केस में उन्होंने कह दिया है आपके एग्जेम्पशन असेसमेंट ईयर 2021 के लिए मिलेगा अगर आप 30 जून तक भी इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो अब प्रॉब्लम इस एक्सटेंशन से क्या प्रॉब्लम हुई कि टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स मोस्ट ऑफ द पीपल हैड डन टिल 31st ऑफ मार्च. नॉर्मली लोग डरते हैं इनकम टैक्स से, और जो भी एम्प्लॉइज वगैरह होते हैं वो भी नॉर्मली 31 मार्च तक इन्वेस्टमेंट करते थे, और सैलरी ऑफ मार्च नॉर्मली अप्रैल में पे हो जाती है 7 तक या 10 तक, और 31 मार्च को ऑर्डिनेंस आ गया. तो लोगों को तो समझ में आ गया कि अब वो 30 जून तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. एंड एम्प्लॉय ने भी कहा कि, या कुछ लोग रुक गए कि अगर आप कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम है तो थोड़ा रुक के कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट. इस वजह से एक प्रॉब्लम हो गई. और टीडीएस ऑलरेडी, क्योंकि हमें अप्रैल में सैलरी मार्च की पे करनी थी 7 तक या 10 तक, या कुछ लोग 31 को भी पे कर देते हैं, उसके केस में टीडीएस तो ऑलरेडी डिडक्ट था. वो क्या करें.
और सवाल आया कि जो अब ये हम कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसका बेनिफिट कौन से साल में मिलेगा, असेसमेंट ये 2021 में या 21-22 में। इन केसेस में अब हम देख लेते हैं कि जो ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीडीएस थी हमारी, इसमें अप्रैल 30 थी, और इसमें हमारा लेट से टीडीएस हमारा बनता था 50,000, और उस केस में एक वीडियोस में हाइड कर दूं, हाँ मेरे स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो हमारा टीडीएस जो आ रहा था 50,000 था, टोटल जो एम्प्लॉइज का हमें डिपॉजिट करना था कंपनी को, और जो इन्वेस्टमेंट अब 31 मार्च के बाद एक एम्प्लॉय ने इन्वेस्टमेंट कर दी और उसका 25,000 इन्वेस्टमेंट किया, 20% के स्लैब में था, 5,000 का टीडीएस का फर्क पड़ गया। तो अब उसने कहा जी मेरा कम टीडीएस आप डिपॉजिट कर दीजिए, दैट मींस 50,000 माइनस 5,000, 45,000 उसने कहा कि आप डिपॉजिट कर दीजिए, अब बाकी मेरे को रिफंड कर दीजिए। तो सबसे पहले तो क्या ये ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकली, क्या हम लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं? आप चाहे तो चैट में मुझे बता सकते हैं। इस तरह से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम टैक्स तो हमने सैलरी की पेमेंट तो कर दी थी अप्रैल के फर्स्ट वीक में या 10 तक, लेकिन जो टीडीएस हमें डिपॉजिट करना था उसका ड्यू डेट 30 अप्रैल थी, जो एक्चुअल डेट थी। ऑब्वियसली उस डेट को भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया था 30 जून तक, और उसमें भी क्या क्या इश्यूज हैं उसको हम देख लेते हैं। सो इट वाज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि अगर किसी ने आपको रिक्वेस्ट किया कि आप टीडीएस बाद में डिपॉजिट कर दीजिए, टीडीएस कम डिपॉजिट कर दीजिए और बाद में मुझे रिफंड कर दीजिए, आप कर सकते हैं। और ऐसा जैसे कि आपको भी पता होगा, आप लोग भी करते आए होंगे, नॉर्मल कोर्स में भी हम करते हैं। कई बार किसी एम्प्लॉय की इन्वेस्टमेंट की डिटेल से रह जाती है, उसमें प्रूफ वगैरह, तो हम बाद में कर देते हैं टैक्स डिपॉजिट से पहले। सो दिस इज फाइन, दिस कैन बी डन। अब और एक सवाल आया कि इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट होगी, मैंने टैक्स भी डिपॉजिट कर दिया, मान लीजिए 30 अप्रैल को एम्प्लॉयर ने टीडीएस डिपॉजिट कर दिया क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं पे करना चाहता, क्योंकि अगर उसके बाद वो पे करेगा तो 0.75% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट जमा कराना पड़ेगा अगर 30 जून तक पेमेंट करता है। लेकिन फॉर्म 24Q की इशू करने की डेट, फॉर्म 16 इशू करने की डेट, वो सब भी 24 जून है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द केसेस द एम्प्लॉयर विल नॉट एग्री, वो सारी चीजें कैसे रोक कर रखेगा और बाद में आपको कर दे। तो शायद मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स आई हैव टॉक्ड टू, या मेरे से भी जिन्होंने बात की है, लोगों ने कहा कि नहीं हम टाइमली कर देंगे या थोड़ा सा लेट कर देंगे चाहे, लेकिन हम 30 जून तक वेट नहीं करेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स हैव रिफ्यूज्ड कि हम नहीं करेंगे। तो अब इस केस में जो एम्प्लॉई है वो बेचारा क्या करे, उसको तो फर्दर इन्वेस्टमेंट कर दी, अब उसको उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेट अस सी। So the employee can take the benefit of the excess tax in the ITR of assessment date 2021. जो 1920 फाइनेंशियल ईयर के वो ITR फाइल करेगा 31 जुलाई, जिसकी अभी ड्यू डेट है, एक्सपेक्टेड है कि वो भी शायद एक्सटेंड होगी, वहां उसका बेनिफिट लिया जा सकता है। और यहाँ बेनिफिट आपको वो भी मिलेगा कि कुछ ऐसी इनकम्स आपकी होती हैं जहां आपने टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं हुआ है, लोअर रेट पे हुआ है, लाइक बैंक की एफडी की इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है, आपकी रेंटल इनकम हो सकती है। इस तरह की जो इनकम्स हैं जिन पे टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ, एटलीस्ट उसको आपको एडवांस टैक्स नहीं तो जमा कराना पड़ता, आपको अब सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा आपका टैक्स कट गया है उससे भी एडजस्ट हो सकता है, और उसके बाद कुछ बचेगा तो उसके केस में आपको रिफंड मिल जाएगा। और यहाँ आपकी अगर एडवांस टैक्स लायबिलिटी बनती है 10,000 से ज्यादा आपका एडवांस टैक्स पेबल, उस केस में आपको इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी आ जाती है। अगर आपका ज्यादा टीडीएस कटा हुआ है तो उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो जो अब हमें बाकी की, जो मैं अब इन्वेस्टमेंट्स करूंगा वो पिछले साल में क्लेम करूं या नेक्स्ट ईयर में क्लेम करूं, इसमें दो तरीके हो सकते हैं। दोनों तरह से मैं कर सकता हूं कि मैं अब इस पीरियड में 3 महीने के पीरियड में जो भी इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं पिछले साल में भी क्लेम कर सकता हूं और नए साल में भी क्लेम कर सकता हूं। लेकिन यहाँ हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अब जो न्यू इनकम टैक्स रिजीम आ गया है असेसमेंट ईयर 21-22 में, उसमें हमारे पास दो रिजीम्स हैं, एक तो पुराना रिजीम है और एक नया रिजीम है। न्यू रिजीम में आप कोई डिडक्शन का, एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। इसलिए अगर आपको जरूरत नहीं भी है पिछले साल में इन इन्वेस्टमेंट्स को करने की, तब भी आप उसको इन्वेस्टमेंट ईयर 2021 फाइनेंशियल ईयर 1920 के रिटर्न में क्लेम कर दीजिए, क्योंकि अगले साल तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही नहीं अगर आप न्यू स्कीम में जा रहे हैं। अगर आप ओल्ड स्कीम में रहेंगे तो आपको बेनिफिट मिलता है। तो इन चीजों का अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या एटलीस्ट जब तक हम ITR फाइल करेंगे तब तक ये चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी और उसी हिसाब से हम क्लेम करें। अगर हम यहाँ छोड़ देंगे और अगले साल में न्यू स्कीम में चले जाएंगे तो ये बेनिफिट भी हम लूज कर जाएंगे।
अब कई बार गवर्नमेंट जो नई चीजें लेके आती है उसका हम लोग फायदा उठाना चाहते हैं। तो कुछ लोग हो सकता है कि एम्प्लॉइज बाय मिस्टेक या जान के दोनों साल में उसका बेनिफिट लेना चाहें, गलती भी हो सकती है और कुछ लोग जान के भी कर सकते हैं। तो जो एम्प्लॉयर्स हैं या जो टैक्स डिपार्टमेंट में हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि द एम्प्लॉइज में सबमिट द प्रूफ सेम प्रूफ फॉर बोथ द ईयर्स, अनलेस एंड अनटिल उसमें ईयर का भी कुछ कॉलम वगैरह आ जाता है या उस तरह से वो पता नहीं लगेगा। अदरवाइज यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। And government will also put some checks and balances in place. In fact, it has already started the process. जैसे कि आपको पता है कि ITR फॉर्म्स हमारे आ गए थे पहले ही, ITR 1 and 4, उसको उन्होंने अब कहा है कि रिवाइज कर रहे हैं। 19 अप्रैल को एक प्रेस रिलीज आया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम इनको रिवाइज करेंगे और इनमें एक्सपेक्टेड ये है कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, चैप्टर 6 से डिडक्शंस अप टू 31 मार्च एंड फ्रॉम अप्रैल में जून। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फॉर कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन आपके 2 डेट्स आ जाएंगी। तो इस तरह का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये कदम उठा लिया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं बाद में आ सकती हैं। So what is the option to the employee? Employee should make the necessary investments between April, May, June. Necessary क्या, अगर थोड़ी ज्यादा भी करना चाहता है तो कर ले। Year of choosing the benefit he can decide later on at the time of filing ITR. तो वो अपनी असेसमेंट ईयर 2021 की ITR फाइल करेगा 31 जुलाई या जो भी अगर डेट एक्सटेंड होती है तब, तो उस टाइम उसके पास सब क्लैरिटी होगी। अभी हो सकता है वो सीए से कंसल्ट ना किया हो एम्प्लॉय ने, उसको पता ना हो, तो इस वजह से अभी शायद उसको पता नहीं हो कि उसको 1920 फाइनेंशियल ईयर में चाहिए इन्वेस्टमेंट फर्दर या 2021 में चाहिए, तो कर ले वो और बाद में उसका डिसाइड कर सकता है आईटीआर फाइलिंग के टाइम। So the option to the employee, what is the option? Let's say हमारे पास 3 सिनेरियोज हैं। एक जो उसने मार्च में डिपॉजिट किया 50,000, एक वो ऑब्वियसली असेसमेंट ईयर 2021 में क्लेम कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह से जो वो और अगले साल में नहीं क्लेम करेगा। जुलाई में जो वो इन्वेस्टमेंट करेगा 1 जुलाई ऑनवर्ड्स 60,000 रुपीज का, वो ऑब्वियसली असेसमेंट ईयर 2022 में क्लेम करेगा। लेकिन अप्रैल में जून में जो अगर वो 1 लाख डिपॉजिट करता है तो वो क्लेम कर सकता है असेसमेंट ईयर 2021 में भी और 21-22, आइदर ऑफ द टू, ऑब्वियसली दोनों में नहीं कर सकता। इसमें क्या किया जा सकता है कि 1 लाख वो असेसमेंट ईयर 2020 कर ले अगर उसको जरूरत है तो, या वो असेसमेंट ईयर 21-22 में कर ले, दोनों में से एक में कर सकता है। एंड व्हाट अबाउट 30,000 इधर क्लेम कर ले 2021 असेसमेंट ईयर में और 70,000 21-22 असेसमेंट ईयर में। चैट पे जरा बताएं ऐसे क्या हम कर सकते हैं? I think no. ठीक बात है, ये अलाउड नहीं है, इस तरह से ब्रेकअप नहीं किया जा सकता। इसमें हम इंडिविजुअली एक जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे या तो इस साल में लेंगे 2021 असेसमेंट ईयर में या 21-22 में, इसको ब्रेकअप नहीं कर सकते। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने एक इसका गाइडेंस दिया था जिसमें उन्होंने क्लियर किया है कि आप इस तरह से ब्रेकअप नहीं कर सकते। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार सवाल आता है हमारे से क्लाइंट से या हम लोग भी सोचते हैं कि वेदर इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड आउट ऑफ इनकम और टैक्सेबल इनकम ऑफ दैट ईयर। ये पहले होता था रूल, इसको इन्होंने बाद में चेंज कर दिया था। अब आप इस साल की इनकम से कर लें इन्वेस्टमेंट, अगले साल की इनकम से कर लें, इवन कैपिटल से कर लें, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो इसको और थोड़ा फर्दर देख लेते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इधर क्लेम कर लेंगे 1 लाख को 30 जून को इन्वेस्टमेंट किया 1920 फाइनेंशियल ईयर में, दूसरा है 2021 फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन इस तरह से ब्रेकअप नहीं कर सकते। ये पीपीएफ के लिए भी है और गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, उसमें आप ये कर सकते हैं और स्प्लिटिंग अलाउड नहीं है। ये हमारा 11 अप्रैल को गवर्नमेंट का एक आया था गाइडेंस, उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ। एक केस स्टडी हम देख लेते हैं जो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं। अब इस पीरियड में भी अप्रैल में जून में मान लीजिए कि 2 इन्वेस्टमेंट कर दी हमने, कर सकते हैं, वो कोई मनाही नहीं है। इसके केस में आप मार्च और अप्रैल, मार्च में जो इन्वेस्टमेंट करी या जुलाई में जो इन्वेस्टमेंट करी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अप्रैल में इन्वेस्टमेंट करी उसको आप या तो असेसमेंट ईयर 21-22 में ले सकते हैं या असेसमेंट ईयर 2021 में ले सकते हैं। इसी तरह से जो 40,000 की आपने इन्वेस्टमेंट करी 30 जून को, उसको आप आइदर ऑफ द 2 इयर्स में ले सकते हैं, तो ये आपको अलाउड है। और इसमें इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो पहली इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पहले साल में क्लेम करेंगे। आइडियली आई थिंक क्रोनोलॉजिकली या कैलेंडर वाइज देखें तो बेटर तो यही रहेगा जो इन्वेस्टमेंट करें वो पहले साल में क्लेम कर लें और दूसरी इन्वेस्टमेंट दूसरे साल में कर लें। कोई इस तरह से मनाही नहीं है, तो अगर बाद में आपको लगता है कि बाद वाली इन्वेस्टमेंट पिछले साल में क्लेम करनी चाहिए,
that can be done. उसके लिए they have not said that it's not allowed. So that was about the old scheme में जो हमारा पिछले साल का TDS काटना था और जो extensions की वजह से issue आए, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. अब दूसरा सवाल अब हमारा आ जाता है अगले साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2021 जो करंटली रन कर असेसमेंट ईयर 21-22. यहाँ इन्होंने एक नई स्कीम ऑफ टैक्सेशन ले आए हैं अंडर सेक्शन 115 BAC, जिसमें लोअर रेट्स ऑफ टैक्स आर प्रिस्क्राइब्ड, but as you are aware, no exemptions and deductions will be allowed. These schemes, dual schemes, are available only to individuals and HUFs. नॉर्मल स्कीम का आपको पता ही है कि 2,50,000 तक नील टैक्स है, 2,50,000 से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, एंड अब 10 लाख 30% है. न्यू स्कीम जो अब हमारी आई है फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUF ऑफ एनी एज, ये आपके 60 ईयर से ज्यादा, 80 ईयर से ज्यादा कोई भी हो सकता है, सबके लिए एक ही स्कीम है, इसमें कोई एज वाइज उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया है. तो यहाँ आपके हर 2.5 लाख के स्लैब के बाद 5% टैक्स बढ़ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और 15 लाख के ऊपर फिर 30% का स्लैब ही है. दोनों को अगर कंपेयर करें स्कीम्स को, तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का टैक्स है दोनों रिजीम्स में. और न्यू रिजीम में 5 लाख से 7.5 लाख 10% है, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% है, जबकि ओल्ड रिजीम में 5 लाख से 10 लाख तक 20% था, जैसे भी हमने देखा. उसी तरह से न्यू रिजीम में 10 lakh से 12,50,000 तक is 20%. Next slab 12,50,000 to 15 lakhs is 25%. Whereas in the old scheme, from 10 lakh onwards it was 30%. And obviously 15 लाख से ऊपर तो 30% का स्लैब है. इस तरह से ये कंपैरिजन है दोनों स्कीम्स में रेट्स का. और सरचार्ज और एजुकेशन सेस में कोई चेंज नहीं है, दोनों स्कीम्स में सेम ही लगेगा. So we have the old scheme with higher rates with exemptions and deductions, and a new scheme with lower rates without exemptions and deductions. अब हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें नई स्कीम में अलाउड हैं और क्या क्या अलाउड नहीं है. जनरली तो अलाउड नहीं है exemptions deductions, मैं जैसे आपको बताया. इवन अलाउंसेस टू MP and MLAs वो भी अलाउड नहीं है. तो और तो किसी को क्या अलाउ होगा जब इन लोगों को ही अलाउड नहीं है. तो इवन these people will not get any जो इनके अलाउंसेस होते हैं सेक्शन 10 तक सेक्शन 17 में, वो भी अलाउड नहीं होंगे न्यू स्कीम में. इसके बाद हम देख लेते हैं और न्यू स्कीम में और क्या अलाउड नहीं है. नॉर्मली जो भी अलाउंसेस वगैरह हैं, आप जो भी सोच सकते हैं, HRA, LTC, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, पोस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हेल्पर असिस्टेंट अलाउंस, कुछ इस तरह के हैं जो जनरली आजकल यूज भी नहीं होते, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिसर्च अलाउंस एक्सेट्रा, ये सारे 10 सबसेक्शन 14 में फॉल करते हैं. या कुछ स्पेशल एरिया अलाउंसेस होते हैं, आपको पढ़ा होगा तब भी याद होगा, रूटीन में इतने यूज नहीं होते. हिल और ट्राइबल एरिया अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस, हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस वगैरह, ये सब भी अलाउड नहीं है कोई भी. What about मील वाउचर्स? ये सोडेक्सो के जो मील वाउचर्स वगैरह होते हैं रूल 3 में प्रिस्क्राइब्ड हैं. इवन दीज आर नॉट अलाउड न्यू स्कीम में. पुरानी स्कीम में आपको इसका बेनिफिट मिलता था, न्यू स्कीम में ये अलाउड नहीं है. न्यू स्कीम में कुछ चीजें अलाउड हैं, क्या क्या है, बहुत मिनिमम से हैं. ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू नॉर्मल एम्प्लॉइज पहले खत्म हो चुका है जब स्टैंडर्ड डिडक्शन आया था. टू अ दिव्यांग एम्प्लॉय फॉर कम्यूटिंग बिटवीन हिज रेजिडेंस एंड ऑफिस, दैट इज अलाउड. कन्वेंस अलाउंस जो आप अगर देते हैं ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, आप ऑफिस से अपने क्लाइंट्स वगैरह के यहाँ जाते हैं, बैंक जाते हैं, वो सब दैट इज अलाउड. ट्रैवल अलाउंस कहीं आप बाहर टूर पे जाते हैं तो वो अलाउड है. दिल्ली अलाउंस कहीं बाहर आप भेजते हैं एम्प्लॉय को, नॉर्मल प्लेस ऑफ बिजनेस पे नहीं होता, तो वो अलाउड है. ये सब चीजें हमारी अलाउड है. और क्या अलाउड नहीं है? चीजें हैं जो रूटीन में आपको अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता था, उसका डिडक्शन आपको ओल्ड स्कीम में अलाउड था, न्यू स्कीम में अलाउड नहीं है. दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, and professional tax in some states like Maharashtra, West Bengal etc. हाँ प्रोफेशनल टैक्स भी लगता है, तो उसकी डिडक्शन भी आपको मिल जाती थी ओल्ड स्कीम में. नई स्कीम में इट इज नॉट अलाउड. इन अदर इनकम्स की अगर बात करें तो इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और वेकेंट प्रॉपर्टी, दैट इज नॉट अलाउड इन न्यू स्कीम. इसका बेनिफिट नॉर्मली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो एम्प्लॉय आपको डिक्लेयर करता था, वो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता था ताकि वो बेनिफिट ले सके इंटरेस्ट का वजह से जो लॉस होता है उसका, तो वो अलाउड नहीं है.
चाहे वो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट आपने पे किया, चाहे आपने वेकेंट प्रॉपर्टी कोई आपकी पड़ी है उसका अगर आपको इंटरेस्ट क्लेम करने लॉस, वो अलाउड नहीं है। एंड इवन लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है उसमें भी कोई लॉस है तो वो भी आपको अलाउड नहीं है न्यू स्कीम में। ये सारे आपके इन्होंने इन अदर वर्ड्स वी कैन से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको कुछ अलाउ नहीं करना न्यू स्कीम में, क्योंकि जनरली तो लॉस ही होता है, एम्प्लॉय लॉस ही डिक्लेयर करता है, नॉर्मली पॉजिटिव इनकम तो वो डिक्लेयर ही नहीं करता। एंड this also you remember that this loss cannot be set off from other heads of income। कोई भी आपका दूसरे हेड ऑफ इनकम है उससे आपका ये रेंटेड प्रॉपर्टी का लॉस भी सेट ऑफ नहीं हो सकता, ये आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, आपके हाउस प्रॉपर्टी में इनकम होगी उसी से सेट ऑफ होगा फ्यूचर में भी। ये एक और नुकसान है नई स्कीम में जाने का। देन आपकी अदर इनकम में एक फैमिली पेंशन अगर आपको मिल रही है, फैमिली पेंशन, उसके केस में भी कुछ आपको डिडक्शन मिलती है सेक्शन 57 सब सेक्शन 2A में, वो भी अलाउड नहीं होगी। देन आपको ध्यान होगा एक 1500 रुपीज का अलाउंस मिलता है, तो बहुत माइनर है, लेकिन फिर भी सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 में एक अगर आपकी इनकम क्लब होती है माइनर चाइल्ड की फादर के साथ या मदर के साथ, उसके केस में वो अलाउंस आपको मिलता है, वो भी इस केस में आपको नहीं मिलेगा। देन चैप्टर 6 की डिडक्शंस कौन सी मिलेगी, कोई मिलेगी नहीं मिलेगी? चैट पे कोई बताए चैप्टर 6 की डिडक्शंस कोई मिलेंगी न्यू स्कीम में? हाँ जी, नहीं मिलेगी, कोई भी नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से तो नहीं मिलनी चाहिए, बाकी आप बताओगे सर। इतनी प्यारी प्यारी हैं हमारी डिडक्शंस, 80C, 80D, 80DD, 80DDB, कुछ नहीं और मिलेगी बाकी हमारी 80E इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है, 80EE, 80G रेंट पेड बाय नॉन सैलरीड पर्सन, 80GG, 80TTA, 80TTB, कुछ भी नहीं मिलेगी नई स्कीम में। चैप्टर 6 को भूल जाइए, कोई भी आपको न्यू स्कीम में बेनिफिट इसका नहीं मिलेगा। So if you are going for the new scheme, then please remember that you will not get benefit of any of these deductions. सर 80DDB का क्या होगा? 80DDB 80DDB उस पे भी नहीं मिलेगा सर? नहीं मिलेगी ना? हाँ, वही चैट में एक क्वेश्चन आया इसलिए मैंने पूछा है सर। हाँ नहीं, ये आप सबको गिन लीजिए, बस एक मैं आपको बता रहा हूँ किस पे मिलेगी। दैट इज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CCD2, सिर्फ ये मिलेगी। इसके अलावा आपको चैप्टर 6 की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, क्लियर है? दिस इज अलाउड। 80G भी नहीं मिलेगी, 80G भी नहीं मिलेगी। मतलब तकलीफ तो बहुत होगी हम सबको, इतने सालों से ये सब हम क्लेम करते आ रहे हैं, और पर्टिकुलरली तकलीफ वहां ज्यादा होगी जहां डिडक्शन तो हो रहा है, जैसे पीएफ का डिडक्शन होता है, एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है, वो नहीं मिलेगा आपको। स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स अगर आपका दूसरी स्टेट में डिडक्ट होता है तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये तो आपको अलग से इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ रही थी, वो चीजें भी आपको नहीं मिलेंगी। सर अबाउट ग्रेचुटी, लीव इन कैश, हाँ जी सर 80IC सब भूल जाएं सबको, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं, सिर्फ 80CCD2 और बिजनेस के केस में एक बताता हूँ कौन सी, बाकी सब भूल जाइए। जी जी जी। What about gratuity and leave encashment? इनकी भी तो exemption होती है, what about them? LTC तो नहीं मिलेगा सर? हाँ जी, LTC तो नहीं मिलेगा सर LTC नहीं, लीव एनकैशमेंट, लीव इनकेशमेंट, सॉरी। हाँ, छुट्टियों के जो पैसे मिलते हैं उसका। जी जी जी। तो लीव एनकैशमेंट में भी आपको कुछ रिटायरमेंट के टाइम पे जब आप जॉब छोड़ते हैं उस टाइम आपको एग्जेम्पशन मिलता है, और ग्रेचुटी में आपको एग्जेम्पशन मिलता है, वो 3 लाख की लिमिट है या जो भी है लिमिट्स हैं, कुछ स्पेसिफाइड 3-4 आपको देखने होते हैं, उसके बाद आपकी एग्जेम्पशन निकल के आती है। तो इसमें क्या राय है लोगों की कि मिलेगा नहीं मिलेगा? लिटिल बिट कंफ्यूजन। चलिए, इतना लोगों को परेशान नहीं करना चाहती सरकार, ये मिलेंगे आप, ग्रेचुटी का बेनिफिट, लीव एनकैशमेंट का बेनिफिट आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये मिल जाएंगे। इसके बाद एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारे को डिडक्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन विड्रॉल्स अभी भी एग्जेम्प्ट है।
चाहे वो पीपीएफ आप विड्रॉ करेंगे या ईपीएफ विड्रॉ करेंगे 5 इयर्स के बाद, या एनपीएफ जो 60% तक आप विड्रॉल्स आपके एग्जेम्प्ट होंगे, तो डिडक्शन के टाइम में तो न्यू स्कीम में बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप विड्रॉल करेंगे तो अभी आपकी उसको एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलेगा, तब भी टैक्सेबल नहीं होंगे, क्योंकि पीछे ये भी आ रहा था ना कि विड्रॉल के टाइम पे भी टैक्सेबल, ये सब तो वो अभी कोई स्कीम नहीं है, तो आपका विड्रॉल के टाइम तो एग्जेम्प्ट रहेंगे। Then I think we have understood everything. ये जो मैंने अभी बताया क्या चीजें मिलेंगी क्या नहीं मिलेंगी. Now let us recapitulate with Form 16. तो ये ग्रॉस सैलरी आपकी आ जाएगी, जो भी पूरी आपको सैलरी मिली है ग्रॉस सैलरी वो आ जाएगी, वैल्यू ऑफ एक्विजिट्स वगैरह ऐड हो जाएंगे, ये सब आ जाएगा। उसके बाद जो आपके अलाउंसेस टू द एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 है ये आपको नहीं मिलेंगे। अभी जैसे हमने डिस्कस किया फॉर्म 16 से अब हम कंपेयर कर रहे हैं इस चीज को। इसी तरह से आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशन टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह से एनी अदर इनकम रिपोर्टेड बाय द एम्प्लॉय में पॉजिटिव इनकम कोई एम्प्लॉय रिपोर्ट करना चाहता है तो कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार अलाउ करती है। लेकिन लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या एनी अदर लॉस, दैट इज नॉट अलाउड। इसी तरह से हमारी जो भी ये डिडक्शंस हैं चैप्टर 6 से की, इनमें से कोई भी अलाउड नहीं है, सिर्फ 80CCD2 जो मैंने बताई वो अलाउड है, बाकी ये कोई भी डिडक्शंस हमारी अलाउड नहीं है। रिलीफ अंडर 87A तो हमें टैक्स की रिलीफ मिलती है, या रिलीफ अंडर सेक्शन 89 तो हमें कई बार एक साथ सैलरी कई सालों की इंक्रीमेंट वगैरह मिल जाता है, डीएनएस अलाउंस कई सालों का मिल जाता है, वो रिलीज अपनी जगह पे बरकरार हैं, वो आपको मिलती रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसी तरह से हम ITR 1 सहज को पकड़ें, इसमें आपको जो अलाउंसेस हैं यहाँ आप देख सकते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। सेक्शन 10 में जो आपका एग्जेम्पशन है नहीं मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लॉस नहीं मिलेगा, डिडक्शन अंडर 57(2)A नहीं मिलेगा, और ये सब डिडक्शंस आपको चैप्टर 6 की नहीं मिलेंगी। डिबेट 87A मिलेगा और 89 की रिलीफ भी आपको मिलेगी। सो दैट वाज अबाउट हमारा जो एम्प्लॉइज के केस में टीडीएस काटेंगे, क्या चीजें मिलेंगी क्या नहीं मिलेगी वो हमने कर दिया। अब थोड़ा सा हम बिजनेस एसेसीज के देख लेते हैं। इवन बिजनेस एसेसीज कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या नहीं मिलेगा। इसमें आपके जो भी चैप्टर 6 से की डिडक्शंस हैं या चैप्टर 10 की एग्जेम्पशंस वगैरह हैं आपको नहीं मिलेंगी, लाइक एग्जेम्पशन टू SEZ यूनिट, एडिशनल डेप्रिसिएशन, बाकी जो डिफरेंट बिजनेसेस के टी कॉफी डेवलपमेंट अकाउंट वगैरह, साइट रेस्टोरेशन फंड, ये सब कोई भी डिडक्शंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च वगैरह ये सब कोई भी नहीं मिलेंगी। और कोई भी आपका सेटअप ऑफ कौन से वो लॉसेस और वो डेप्रिसिएशन जो अभी अलाउड नहीं है, बाकी आपके जो होंगे वो अलाउड होंगे, लेकिन कोई भी आपका लॉस या डेप्रिसिएशन, जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन का मैंने बताया था, जो because of any reason, because of any item which is not allowed, अगर उसकी वजह से लॉस है या डिप्रिसिएशन है तो वो सेट ऑफ भी अलाउड नहीं होगा। एक आपको डिडक्शन मिलेगी दैट इज अलाउड, व्हिच इज डिडक्शन फॉर न्यू एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 80JJAA। ये आप अगर न्यू एम्प्लॉइज एम्प्लॉय करते हैं और 2 सालों के बीच में आपका देखा जाता है कितनी आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, नेट जो कम हो गए और जो बढ़ गए उसको मिला के, और बाकी आप स्पेसिफाइड कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करते हैं तो उसके केस में आपको ये का बेनिफिट मिलता है, ये अभी भी बरकरार है, ये आपको मिलता रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसकी में भी आप देखेंगे जैसे चैप्टर 6 में ये सारी डिडक्शंस आपको अलाउड नहीं है, कोई भी आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगी 80JJ 80AA छोड़ के। देन अब सब आया कि ठीक है इन्होंने 2 स्कीम्स तो बता दी, फाइलिंग ऑफ ITR के लिए इन्होंने बता दिया कि ठीक है जब आप ITR फाइल करेंगे आप दोनों स्कीम में से जो बेनिफिशियल है उसको चूज कर लीजिए। लेकिन जब बजट आया, फाइनेंस एक्ट 2020 हमारा आया, तो उसमें TDS में के सेक्शन में कोई चेंज नहीं था, और उसकी वजह से लगा कि TDS तो हमें सेक्शन 192 में जो हमारे नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली डिडक्ट करना है। ये कंफ्यूजन आ रहा था और अप्रैल भी आ गया था, अप्रैल की सैलरी पे करनी थी मई में, बट देन लकीली आई थिंक रिप्रेजेंटेशंस वर मेड एंड 13 अप्रैल को ये इन्होंने सर्कुलर C1 लेके आए ऑफ 2020, जिसमें उन्होंने क्लेरिफाई किया कि आप जो भी आपके लिए बेनिफिशियल स्कीम है वो अपने एम्प्लॉयर को आप कन्वे कर सकते हैं और आपका एम्प्लॉयर उसी हिसाब से आपका TDS काटेगा।
ये एक वेलकम क्लेरिफिकेशन था। अब सवाल ये आता है कि सेक्शन 192 which is the section for deduction of tax at source, उसमें कोई चेंज नहीं है। So can the government bring about this major change using a circular? So I think यहाँ questions उठेंगे legality of circular पे, and people may even go into that. और circulars की अगर बात करें, so they are binding on the department, but the assessee can take benefit of the same. तो इसके केस में भी सारे एम्प्लॉयर्स पर्टिकुलरली अफेक्टेड पार्टीज होंगे। और अब वो सिचुएशन ले लीजिए कि एक एम्प्लॉय आता है जी, कहता है जी मुझे नॉर्मल स्कीम चाहिए, दूसरा एम्प्लॉय आता है कहता है मुझे न्यू स्कीम चाहिए, थर्ड आता है वो कुछ और कहता है, फोर्थ कुछ और कहता है। बड़ी आई थिंक कंफ्यूजन सी हो जाएगी एम्प्लॉयर के लिए, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आई थिंक सिंस इट्स ओनली अ सर्कुलर, सम ऑफ द एम्प्लॉयर्स कैन टेक अ स्टैंड कि भाई हम दोनों स्कीम में नहीं जाते, हम तो वही नॉर्मल स्कीम में ही चलेंगे, और आप उसका बेनिफिट आईटीआर फाइल करते टाइम में ले लीजिए, एंड वेदर दैट इज अलाउड और नॉट, लेट अस सी। तो इवन दैट कैन हैपन। एंड गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने जो एनालिसिस किया है उसमें उन्हें लगा है कि 69% ऑफ द केसेस में न्यू स्कीम विल बी बेनिफिशियल, 69% of the assessees में, and people will go to the new scheme. 11% will remain in the old regime, and around 20% of the people will go in the new scheme because they want to avoid the paperwork. तो ये उनका एनालिसिस है। आई डोंट नो हाउ मच इट इज करेक्ट और नॉट, एंड टाइम विल टेल कि इसमें कितने क्या चीजें होती हैं, लेट अस सी। और अगर हम एनालिसिस करें दोनों स्कीम्स का, तो इन्वेस्टमेंट्स आपको ज्यादा ओल्ड स्कीम में करनी पड़ेंगी। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, क्योंकि उसमें डिफरेंट एग्जेम्पशंस हैं, डिडक्शंस हैं, ऑब्वियसली द ओल्ड स्कीम इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। और इसमें फ्रॉड वगैरह जो लोग गलत क्लेम कर लेते हैं वो सब है, वो भी चांसेस हायर ज्यादा ओल्ड स्कीम में है। न्यू स्कीम में ये सब कुछ कम है। न्यू स्कीम में कुछ ज्यादा है क्या? न्यू स्कीम में आपकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स कम है। ऑब्वियसली द डिस्पोजेबल इनकम इज मोर इन द न्यू स्कीम। और जैसे मैंने पहले बताया कि न्यू स्कीम में हमें एक तकलीफ ये भी है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो चलो कोई बात नहीं, न्यू स्कीम में चले जाएंगे, लेकिन हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो ऑटोमेटिकली मिलती है, जो प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन अपने आप एम्प्लॉय करता ही है जहां भी एप्लीकेबल है, प्रोफेशन टैक्स का जो डिडक्शन होता है, उसका बेनिफिट हमें मिल जाता था ओल्ड स्कीम में। न्यू स्कीम में वी आर लूजिंग दैट बेनिफिट। एंड आई थिंक टू सेक्टर्स विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। एंड जिस दिन ये बजट आया था उसी दिन हाउसिंग सेक्टर के जो शेयर्स हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड इवन हाउसिंग सेक्टर कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज, उनके सबके शेयर्स डाउन आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं लगा कि लोग इनमें इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, इन स्कीम्स में कम जाएंगे। अब एम्प्लॉयर को पता कैसे लगेगा आपको कौन सी स्कीम चाहिए? तो उसके लिए उन्होंने सर्कुलर में कहा है कि यू हैव टू इंटीमेट द चॉइस ऑफ द स्कीम टू द एम्प्लॉयर। ये कर देंगे, और इसमें इस तरह का कुछ एक इंटीमेशन का आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज वो फिर आपसे सवाल करेगा। तो इस तरह का आई वुड एडवाइज कि एक इंटीमेशन ऑफ स्कीम ऑफ टीडीएस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 आप अपने एम्प्लॉयज में सर्कुलेट कर दीजिए, उनसे साइन करके ले लीजिए। उसमें ही विल रिक्वेस्ट यू टू डिडक्ट टीडीएस एज पर द ओल्ड स्कीम और द न्यू स्कीम एज द केस में बी। कोई भी वो एक सिलेक्ट कर लेगा, और उसमें बाकी चीजों का आपका अंडरटेकिंग हो सकता है that I understand that I shall or shall not be eligible for deductions exemptions in the scheme selected. I shall submit my proposed investments for the year in form till DP. I also undertake to submit the proof of investments etc. before 31st March 2021 for those opting for the old scheme. नए वालों के लिए तो ये relevant नहीं है। I also hereby inform you that I do not have any income from business or profession for the current year. ये किस लिए मैं अभी बताता हूँ। I undertake to inform you if I have any income from business or profession during the current year. I fully understand that this scheme is beneficial for me and that is why I am opting for it. Sign कराना जरूरी है उससे, अदरवाइज वो बाद में आपकी जान खाएगा कि भाई ये स्कीम नहीं, वो वाली स्कीम, वो स्कीम नहीं, ये वाली, वो आपको परेशान करेगा। उससे साइन करा के ले लीजिए कि यही फाइनल है, जबकि गवर्नमेंट ने कह दिया है कि वो स्कीम ड्यूरिंग द ईयर चेंज नहीं हो सकती। एंड आई अंडरस्टैंड दैट हैविंग चोजन द स्कीम ऑफ डिडक्शन of tax at source, the same cannot be changed during the financial year. I shall not request the company to make any change during the financial year in this scheme. TDS shall continue to be deducted throughout the year as per the scheme selected. I authorize, ये एक और आप एडिशनल चीज ले सकते हैं ताकि फ्यूचर ईयर्स में भी आप उसी स्कीम पे काट सके। आप ये ले सकते हैं, आई ऑथोराइज यू टू डिडक्ट TDS अंडर द सेलेक्टेड स्कीम इन फ्यूचर ईयर्स आल्सो अनलेस एन रिटन रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ स्कीम इज रिसीव्ड फ्रॉम मी। इसमें मैंने काफी चीजें कवर कर ली हैं डिक्लेरेशन में, तो इसकी वजह से आप अपने को सेफगार्ड कर सकते हैं और बार बार हर साल की चेंज ऑफ स्कीम से भी कर सकते हैं।
अब कुछ एम्प्लॉइज हमारे ऐसे होते हैं जो उनको कितना मर्जी बोल दो, कितना मर्जी मेल भेज दो, कितने मर्जी फोन कर दो, बता के राजी नहीं होते। इन्वेस्टमेंट्स का भी नहीं बताते कि कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना वो टीडीएस का। अब ये नई स्कीम का भी आई एम श्योर एंड चैट पे आप बता सकते हैं कि आप करते हैं नहीं कितने इस तरह के एम्प्लॉइज होते हैं, बट आई एम श्योर इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन सम एम्प्लॉइज आर लाइक दैट। उसके केस में क्या करें, तो इंटीमेशन या तो ओल्ड स्कीम का होगा या न्यू स्कीम का होगा, या तीसरा होगा नो इंटीमेशन। अब वो बताते हैं जी अभी देख रहे हैं, अब सीए से बात कर रहे हैं, इस तरह की बातें होंगी, बट आपको इंटीमेट नहीं करेंगे और आपको तो पहले मंथ से ही टीडीएस डिडक्ट करना शुरू करना पड़ेगा। तो अगर कोई वो आपको इंटीमेशन नहीं भी देता तो इट विल बी प्रिज्यूम दैट इट इज द ओल्ड स्कीम। वहां भी सरकार ने आपको हेल्प किया है कि अगर वो स्कीम नहीं बताता तो आप मान सकते हैं कि वो ओल्ड स्कीम है। कुछ केसेस में जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं, लाइक इनकम अप टू 5 लाख, जिसको टैक्स नहीं बनता रिबेट अंडर 87A की वजह से, वो आपको कोई स्कीम ना भी बताएं तो कुछ भी आप मान लें, ओल्ड स्कीम मान लें, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स का उनको करेंगे नहीं तो 5 लाख तक तो कोई टैक्स वैसे भी नहीं बनता। अब जो आईटी डिक्लेरेशन की बात है, इनकम टैक्स प्रूफ की डिक्लेरेशन की बात है जो हम साल के शुरू में ले लेते हैं, या इन्वेस्टमेंट प्रूफ की बात है जो हम मार्च में जाके लेते हैं, वो सिर्फ ओल्ड स्कीम के लिए चाहिए होगा, न्यू स्कीम के लिए दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर विल बी नो चेंज ऑफ स्कीम ऑफ टीडीएस, नो चेंज ऑफ चॉइस इन इंटीमेशन टू एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द ईयर। एक बार जो आपने अपनी स्कीम बता दी एम्प्लॉयर को कि दिस इज द स्कीम विच आई फॉलो फॉर दिस ईयर, वो ड्यूरिंग द ईयर उसको चेंज नहीं कर पाएगा। Obviously this is a good thing employer को save करने के लिए, otherwise every now and then the employee may come and ask you to change the scheme. So this is a good thing. अब सवाल आता है कि अगर एम्प्लॉय बेचारे ने अगर गलत स्कीम चूज कर ली तो क्या होगा? तो ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, गवर्नमेंट हैज टॉक्ड अबाउट दैट प्रॉपर्ली और उसके लिए उन्होंने प्रोविजन कर दिया है। And they say that change of scheme is not allowed for deduction of tax at source, but the same can be changed at the time of filing of ITR. जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उस साल की, तब आप स्कीम चेंज कर सकते हैं। तो हो सकता है कि पूरे साल आप न्यू स्कीम के हिसाब से चले और फाइनल में आपको जाके लगा कि नहीं भाई न्यू स्कीम नहीं, जब सीए से कंसल्ट किया उसने बताया कि भाई क्या कर रहे हो, आपको तो ओल्ड स्कीम ही बेनिफिशियल है, आपके तो ऑलरेडी वो सब डिडक्शंस हो रहे हैं, आपके हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट वगैरह है, तो आपको तो ओल्ड स्कीम ही बेनिफिशियल है, तो आप आईटीआर फाइल करते टाइम आप उस स्कीम को चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास दो रिजीम है जो असेसमेंट ये 21, 22 या आगे के लिए आपको टीडीएस के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, दोनों स्कीम में से कोई भी, और इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए भी दोनों से कोई क्लेम कर यूज कर सकते हैं, और दोनों को स्विच कर सकते हैं। अगर आपने टीडीएस के लिए न्यू स्कीम चूज करी है, फाइलिंग के लिए आप नॉर्मल रेट चूज करते हैं, और वाइस वर्सा, दोनों काम हो सकते हैं। इस तरह से आप स्विच ओवर कर सकते हैं बाद में। अब एक सवाल आता है कि आजकल पर्टिकुलरली हमारे यंगस्टर्स हैं, काफी जॉब्स वगैरह चेंज भी करते रहते हैं, तो एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर में चेंज कर लिया, दूसरे एम्प्लॉयर से तीसरे एम्प्लॉयर में चले गए फाइनेंशियल ईयर के दौरान, तो क्या करें? तो पुराने वाले को उसने ओल्ड स्कीम बताई थी, अब क्या न्यू वाले को न्यू स्कीम बता सकता है? आई थिंक क्योंकि उन्होंने कहा है कि टीडीएस के लिए वो एक ही स्कीम चूज करके कोई चेंज नहीं कर सकता, तो आई थिंक अगर अनलेस एंड अनटिल दे क्लेरिफाइड फर्दर, तो अगर सेकंड या थर्ड एम्प्लॉयर के पास भी जाता है तो वही स्कीम जो उसने टीडीएस के लिए और पहले इंटीमेट करी है ये चलती रहेगी, और इसके लिए आप उससे डिक्लेरेशन ले सकते हो कि पुराने एम्प्लॉयर को आपने कौन सी स्कीम के लिए ऑप्ट किया था, हम भी वही फॉलो करेंगे। सो दिस कैन बी हैंडल्ड लाइक दिस। नाउ चेंज ऑफ ऑप्शन नेक्स्ट ईयर, इस तो ठीक है, आपने एक स्कीम चूज कर ली, एटीआर के टाइम पे आपको बेनिफिशियल लगी तो आपने चूज कर ली वही वाली, और चाहा तो आपने चेंज कर दिया। अब अगले सालों में चेंज की बात करें, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से भी इनकम है, लेकिन मेक अ डिफरेंट चॉइस एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर, लेकिन वो चेंज नहीं कर सकते हर साल। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज एम्प्लॉइज हु आर आल्सो हैविंग सम बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, they are not allowed to change this option once exercised at the time of filing ITR, वो subsequently change नहीं कर सकते, और sorry, हर साल उनको सेम स्कीम ही चूज करनी पड़ेगी डिडक्शन के लिए। सिर्फ एक बार इन सब्सिक्वेंट ईयर्स वो चेंज कर सकते हैं, और एक बार चूज करने के बाद उसको उसके बाद कभी चेंज नहीं कर सकते।
लेकिन जो हमारे नॉर्मल एम्प्लॉइज हैं नीचे वाले, जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, वो लोग हर साल ये स्कीम चेंज कर सकते हैं, उनके पास कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अपने हर बार एवरी न्यू ईयर दे कैन चेंज द स्कीम, ऑप्ट फॉर अ न्यू स्कीम एंड इन्फॉर्म टू द एम्प्लॉयर, और अगेन वो फिर आईटीआर फाइल करते टाइम भी स्कीम को चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बिजनेस एंड प्रोफेशन वालों के लिए या थोड़ा सा उन्होंने तकलीफ वाला काम है, तो जो भी सेलेक्ट करें सोच समझ के सेलेक्ट करें, क्योंकि अगले सालों में वो चेंज नहीं कर पाएंगे। स्कीम सिर्फ एक बार अलाउड है, और उसके अलावा एक बार और अलाउड है अगर वो बिजनेस और प्रोफेशन से आउट ही हो जाए, एक नॉर्मल एम्प्लॉय बन जाए, उस केस में तो वो फिर नीचे वाले में कवर हो जाएंगे और हर साल चेंज कर पाएंगे अगर उनकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम रहती नहीं है। So we can conclude that people will with own houses will be benefit in the new regime due to lower rates, क्योंकि उनको HRA का बेनिफिट तो मिलता नहीं था, तो particularly in the lower groups उनको ये फायदा होगा। अभी तो HRA आपका पूरा टैक्सेबल है। People not making investments will find the new scheme beneficial, क्योंकि स्पेशली यंगस्टर्स वगैरह हैं, उनकी सैलरी भी कम होती है, डिस्पोजेबल इनकम होती है, तो वो इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं चाहते, तो वो डेफिनेटली न्यू स्कीम को बेनिफिशियल फाइंड करेंगे। एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपके अफेक्ट नहीं हो रहे, आपका विड्रॉल के टाइम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, न्यू स्कीम में और ओल्ड स्कीम में दोनों चीजें सेम है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल नॉट बी अलाउड इन द न्यू स्कीम, और इनफैक्ट अगर कोई लॉस है वो बाकी सोर्सेस से भी जब आईटीआर फाइल करने जाएंगे तब भी आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, और सोर्सेस से आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, सब्सिक्वेंट ईयर्स में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही एडजस्ट हो पाएगा। Rebate under 87A for income up to 5 lakhs is available in both the regimes, and standard deduction या profession tax की deduction जो normally allowed होती है employees को, वो new scheme में allowed नहीं है, पुरानी में allowed थी। So we can also conclude that up to 5 lakhs there is no tax in neither the old regime nor in the new regime। 6 lakhs में भी आपका tax by chance same ही होता है, या उन्होंने कुछ इस तरह से वर्कआउट किया है, क्योंकि ओल्ड स्कीम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, और अगर आप एम्प्लॉई हैं तो, और न्यू स्कीम में आपको रेट ऑफ टैक्स लो है, तो दोनों स्कीम्स में टैक्सेस 23,400। एंड इसके अलावा जो है नॉर्मली वी कैन से दैट द ओल्ड स्कीम इज बेनिफिशियल इफ वी आर मेकिंग टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स, एंड द न्यू स्कीम इज बेनिफिशियल इफ वी आर नॉट मेकिंग द इन्वेस्टमेंट्स। तो दैट वाज अबाउट इट। अब एक और हम देख लेते हैं कुछ टेबल कि अगर हमारी इनकम लेट्स से 7 लाख की है और उसमें टैक्स हमारा न्यू स्कीम में 33,800 है और ओल्ड स्कीम में 44,200 है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा टैक्स न्यू स्कीम के बराबर हो जाए ओल्ड स्कीम में, तो मुझे फर्दर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो मुझे करीब 50,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो 7 लाख की इनकम में दोनों स्कीम्स में मेरा टैक्स सेम हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारी 10 लाख की इनकम है और टैक्स मेरा न्यू स्कीम में 78,000 है और ओल्ड स्कीम में 1,06,600 है, ये केसेस हम वही डिस्कस कर रहे हैं, द ओल्ड स्कीम में हमारा ज्यादा टैक्स है, तो इसके केस में हमें कितनी फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इस केस में अगर मैं 1,37,500 की एडिशनल इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरा दोनों स्कीम्स में टैक्स सेम हो जाएगा। इसी तरह से 15 लाख पे हम जाएंगे। हायर इनकम्स में मोर और लेस आपका जो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो सेम ही हो जाएगा। जैसे इस केस में आप देख रहे हैं 1,95,000 का टैक्स न्यू में आ रहा है, ओल्ड में 2,57,400 का आ रहा है। तो इसमें इक्वलाइज करने के लिए दोनों स्कीम्स में आपको 2 लाख की या और भी आपकी फर्दर इनकम्स हैं, उसके केस में 2 लाख तक की आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो दोनों स्कीम में आपका सेम टैक्स बनेगा। तो दैट वाज अबाउट द वेरियस थिंग्स। अब हम इसको एक और, अब इसमें अब आपके पास प्रॉब्लम आएगी, एंड आई थिंक यू कैन ऑल्सो शेयर विथ मी दैट आप जब बात करेंगे लोगों से तो वो अब आपसे ही एम्प्लॉय आके पूछेगा कौन सी स्कीम मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको तो क्या पता, वो तो आपसे ही समझते हैं इन चीजों को। अभी तो वो आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे तो वो बाद में जाएगा, अब लेकिन उसके पास अब आपके पास वो आएगा सवाल लेके कि बताइए कौन सी स्कीम बेनिफिशियल है, तो कैसे आप बताएंगे वो थोड़ा सा अब हम देख लेते हैं। यू कैन सी द स्क्रीन ऑफ टीडीएस, स्क्रीन ऑफ टीडीएस इज विजिबल? यस सर, यस सर। ओके, अब हम कुछ सैंपल केसेस में देख लेते हैं कि कितना टैक्स बनता है हमारा डिफरेंट केसेस में। तो सबसे पहले केस में हम जाके देख लेते हैं, इसमें करीब हमारी लेट्स से 5 लाख की इनकम है
तो 5 लाख की इनकम के ऊपर हम देख लेते हैं हमारा कितना टैक्स बनता है। टैक्स ड्यू हमारा बनता है निल बनता है बोथ स्कीम्स में, और बेनिफिशियल टैक्स ड्यू भी। यहाँ देखिए हम यहाँ पे एज पर ओल्ड स्कीम भी दिखा रहे हैं आपका टैक्स क्या बन रहा है, एज पर न्यू स्कीम दिखा रहे हैं क्या टैक्स बन रहा है। और दोनों में से जो बेनिफिशियल है वो हम नीचे दिखा रहे हैं कि विच इज द बेनिफिशियल टैक्स ड्यू, और यहाँ हम नीचे बता देते हैं कौन सी स्कीम से आपको बेनिफिशियल टैक्स है। और पीछे अगर हम जाएंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक स्क्रीनशॉट पे एक ही जगह पे आप देख सकते हैं कौन से एम्प्लॉयर का विद एग्जेम्पशन बेनिफिट है, किसका विदाउट एग्जेम्पशन में बेनिफिट है। इसको आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल करके आप ये डेटा ले सकते हैं और वहीं से एक ही रिपोर्ट आपको मिल जाएगी जहां से आपको पता लग जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं अगले, थोड़ी इनकम हमारी बढ़ती है तो क्या होता है। तो यहाँ हमारी 6 लाख की इनकम है। 6 लाख की इनकम पे हमारा टैक्स, जैसे मैंने आपको बताया था, टैक्स ड्यू दोनों केसेस में 23,400 बना है और बेनिफिशियल टैक्स भी 23,400 है। तो इसमें कोई अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला हम देख लेते हैं केस। नेक्स्ट केस हम देख रहे हैं, केस में हमारी इनकम है 6,50,000 और यहाँ हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा ओल्ड स्कीम में। तो यहाँ हमारा टैक्स ड्यू जो बनेगा दोनों स्कीम में 33,800 हमारा ओल्ड स्कीम में बनेगा और 28,600 हमारा न्यू स्कीम में बनेगा। ऑब्वियसली हमारे न्यू स्कीम इज बेनिफिशियल और यहाँ में बता दिया गया है, इसलिए तो बेनिफिशियल स्कीम हमारी ये आ गई है। बेनिफिशियल टैक्स ड्यू इज 28,600 एज पर द न्यू स्कीम। और नीचे नोट भी आ गया, द अबव कंप्यूटेशन हैज बीन प्रिपेयर्ड नॉट कंसीडरिंग एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस एज दिस इज मोर बेनिफिशियल। तो इस तरह से ही हम एक एक का देख सकते हैं। अगला हम चलते हैं, हमारी इनकम थोड़ी और बढ़ती है किसी एम्प्लॉय में, तो उस केस में क्या है। इस केस में हमारी इनकम है लेट्स से 9,57,000 की इनकम है, थोड़ी सी यहाँ ज्यादा इनकम है। तो यहाँ हमारा टैक्स हमारा बनता है, टैक्स ड्यू 64,929 ओल्ड स्कीम में बनता है और 71,379 न्यू स्कीम में बनता है। तो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की हुई हैं तो ओल्ड स्कीम इज बेनिफिशियल, सो यू कैन गो अहेड विद ओल्ड स्कीम। तो यहाँ आपको नोट में भी नीचे वो आ जाएगा। नेक्स्ट एक आध केस और हम देख लेते हैं। अगला केस हमारे पास है, इसमें हमारी इनकम थोड़ी सी और ज्यादा है, विच इज 14,91,000। इस केस में देखते हैं हमारा क्या है, बल्कि 16,44,000 है। यहाँ हमारी क्योंकि एग्जेम्पशंस वगैरह मिल रही हैं तो टैक्सेबल फुल रिजीम में 14,91,000 की, लेकिन इनकम मेरी करीब 16,44,000 है। इसके केस में हम देख लेते हैं क्या दोनों में हमारा आ रहा है टैक्स। Taxes in the old regime it is 2,07,823 और न्यू regime में मेरा आ रहा है 2,39,959। और क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं ATC में पर्टिकुलरली, उसके केस में ऑब्वियसली ओल्ड स्कीम इज बेनिफिशियल। यहाँ हमारा टैक्स बेनिफिशियल टैक्स ड्यू ओल्ड स्कीम का आ गया, तो यहाँ हमने ये फॉलो कर लिया। और अगला एक और केस हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा टैक्स थोड़ी सी और ज्यादा इनकम है, कितनी है देख लेते हैं। 18 लाख की इनकम है इस केस में, और यहाँ HRA का वगैरह मेरे ख्याल से नहीं है इस केस में। और यहाँ कुछ डिडक्शंस ली हुई हैं हमने 80C में PPF की। इसके केस में हमारा दोनों स्कीम्स में जो टैक्स पेबल आता है दैट इज 2,84,778 इन द ओल्ड स्कीम एंड 2,88,600। यहाँ भी ओल्ड स्कीम बेनिफिशियल है क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। अब हम आपके पास एम्प्लॉइज आएंगे और पूछेंगे कि करूंगा तो क्या होगा और नहीं करूंगा तो क्या, व्हाट इफ एनालिसिस जैसे हम एक्सेल में करते हैं। तो यहाँ पे आप डाल के उसका अगर डाला है डाल के चेक कर सकते हैं, आप हटा के चेक कर सकते हैं कि अगर नहीं है तो भाई आपका क्या होगा। इसके केस में अभी हमने देखा कि ओल्ड स्कीम इज बेनिफिशियल क्योंकि यहाँ डिडक्शंस वगैरह हैं, आपकी एग्जेम्पशंस हैं, वो बेनिफिशियल थी। अब एक बार के लिए मैंने हटा दिया इसमें PPF का 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट था उसको मैंने हटा के इसको सेव किया और ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। अब हम देख लेते हैं दोनों स्कीम से हमारा क्या टैक्स बनता है। तो हमारा टैक्स ड्यू ओल्ड स्कीम में हो गया 3,31,000, न्यू स्कीम में 2,88,600। ऑब्वियसली नाउ द न्यू स्कीम इज बेनिफिशियल। तो यहाँ HRA डाल के हटा के इन्वेस्टमेंट दिखा के हटा के इस तरह से आप डिफरेंट तरीकों से आप ये चीजें चेक कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉइज को बता सकते हैं, और जब वो अगर वो खुद बता रहे हैं तो आप इससे चेक कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज क्वाइट कन्वीनियंट कि हम दोनों रिजीम्स का किस तरह से टैक्स कैलकुलेट होगा और ऑटोमेटिकली आपके HRA का बेनिफिट वगैरह नहीं मिलेगा ओल्ड स्कीम में, नई स्कीम में मिलेगा।
बाकी जो ग्रेचुटी का लीव एनकैशमेंट के बेनिफिट हैं वो आपको मिल जाएंगे दोनों स्कीम्स में. ऑल दीज थिंग्स हैव बीन केप्ट इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग दिस. और आई थिंक एक बहुत कन्वीनियंट तरह से आपको पता लग सकता है कि कौन सी स्कीम मेरे लिए बेनिफिशियल है, एंड एम्प्लॉइज को आप अकॉर्डिंगली गाइड कर सकते हैं, वो आपको इन्वेस्टमेंट्स दे सकते हैं. तो इस तरह से ये काम आसानी से किया जा सकता है. अब अगर कोई क्वेश्चंस है तो हम वो ले सकते हैं. राजेश जी. जी सर, जी सर, क्वेश्चन है काफी लोगों के. हाँ जी. क्वेश्चन ले लेते हैं. राइट. मैं चैट बॉक्स ओपन कर देता हूं, या तो चैट बॉक्स में आई हुई है सर वो ले लो, या कैसे करें बताओ. थोड़ा सा पहले हम आप एक एक को म्यूट करते जाएं, वो हैंड रेज करते रहें तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से. हाँ वही वही अच्छा है, थोड़ा सा ना डायरेक्ट पूछ लेंगे तो अच्छा रहेगा. हैंड हाँ. रेज कर रहे हैं जिन्होंने ही पूछनी है. एक सवाल आया प्राणेश आर्य का कि ये it seems that the scheme is applicable to individual and HF including non residents. तो इसमें इन्होंने नॉन रेजिडेंट्स के एप्लीकेबिलिटी कोई इसकी आई थिंक हटाई नहीं है, तो सभी को एप्लीकेबल है. लेकिन फिर भी एक बार इसको हम रीचेक कर लेते हैं. आई थिंक इट इज एप्लीकेबल टू बोथ. चैट चैट वाली ले रहे हो सर पहले. हाँ, ये चैट वाली मेरे आप तब तक वो भी करते जाइए, बीच में भी मैं लेता जाऊंगा अगर कोई होगी तो. आप पहले नहीं, चैट वाली क्लियर कर लो सर, बेटर है, एक तरफ से क्लियर कर लो. जब तक अच्छा रेज ठीक. हैंड हो रहे हैं उसके बाद कर लेंगे सर. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. Q1 का कह रहे हैं कोई चेंज इन फॉर्मेट रिटर्न फॉर्म में है क्या एक्सपेक्टेड. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी फॉर्म 24Q जो फर्स्ट क्वार्टर की तो शायद नहीं, लेकिन लास्ट क्वार्टर तक तो वो चेंज कर देंगे, जिसमें आपसे स्कीम का पूछेंगे कौन सी स्कीम के अकॉर्डिंगली आपने टैक्स डिडक्ट किया है. और आई थिंक वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. यहाँ ये ना सोचे कि हम कुछ भी जैसे मर्जी करते रहें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सारा डेटा होगा. तो आपके आपके बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सिद्धार्थ गोयल जी की TDS 24Q में ये आ जाएगा ऑप्शन कि उसने कौन सी स्कीम सेलेक्ट करी है और किसके अकॉर्डिंगली आप टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, तो वो पता लग जाएगा. उधर ITR में वो अपनी स्कीम बता देगा. तो अगर कहीं ऑब्वियसली वहां में मिसमैच तो होंगे जब उन्होंने स्कीम अलाउ की है, बट अदर देन दैट अगर हम करते हैं कि तो उसमें डिफरेंट कुछ करते हैं कि TDS हम कुछ भी काटते रहे और उसने स्कीम दूसरी सेलेक्ट कर रखी थी, 24Q में दूसरी जाती है, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. लेट अस बी केयरफुल अबाउट दैट. बिजनेस ऑल्सो इंक्लूड प्रोफेशन. यस, जो बिजनेस एसएससी की बात कर रहे थे, तो खुद ये है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है साथ में, तो वो भी इंक्लूडेड है. एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ITR, यस एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR वहां भी ITR के फॉर्मेट में चेंज आ जाएगा. लेकिन लेट अस अंडरस्टैंड ये अब जो हम ITR फाइल करने जा रहे हैं उसके लिए रेलेवेंट नहीं है कि अगले साल जब ये साल खत्म हो जाएगा 2021, उसकी जो 21-22 असेसमेंट है कि आप रिटर्न्स फाइल करेंगे, उन रिटर्न्स में ये चेंज आएगा. तो अभी वाली ITR में तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि पिछले साल के लिए तो पुरानी वाली स्कीम एप्लीकेबल है. TDS के लिए मयंक गोयल जी, एक बार आपने जो स्कीम चूज कर ली वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, एम्प्लॉयर को आप नहीं कर पाएंगे जी. पहले मैंने ओल्ड बताई थी, आप new वाली कर लेते हैं और वाइस वर्सा. एम्प्लॉयर को जो आपने बता दिया तो वो उसी रेट पे आपका काटता रहेगा पूरे साल. और जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उस टाइम आप स्कीम चेंज कर सकते हैं अगर आपको दूसरी स्कीम बेनिफिशियल. ATIC वगैरह के लिए राजेश गर्ग भी पूछ रहे हैं, अलाउड नहीं है, कोई भी अलाउड नहीं है ये सब. ATDB ATG कोई भी अलाउड नहीं है. और इसमें आप जो आपकी 1.5 लाख की लिमिट है डिपॉजिट की PPF की, ऑब्वियसली वो इस साल बढ़ सकती है क्योंकि आपके 2 साल के एक साथ मर्ज हो जाएंगे, सो दैट इज अलाउड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और लेकिन अगर आप उससे ज्यादा एक ही साल में क्लेम करने की कोशिश करेंगे या डिपॉजिट कर देंगे, वो आपको रिफंड हो जाएगा और उस पर आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा. दैट हैज आल्सो बीन क्लियरिफाइड. एक सवाल ये भी है कि लॉट ऑफ कंपनीज आर डिलेइंग सैलरीज, क्योंकि अभी वो TDS की क्लैरिटी नहीं है. ऑब्वियसली हाँ ये प्रॉब्लम है. तो पर्टिकुलरली फॉर द फर्स्ट मंथ आई थिंक थोड़ा सा आप उसमें लीवरेज ले सकते हैं
और जितनी आपका टीडीएस पिछले साल में पूरा कटा था उसका 1/12 करके आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और जो मार्जिनल केसेस हैं उनके केसेस में ना करिए। एक बार जब डिक्लेरेशंस आ जाएंगी या उनका स्कीम आ जाएगा, सेलेक्ट करते हैं वो कौन सा वाला, तो अकॉर्डिंगली नेक्स्ट मंथ से आप उसको कर सकते हैं। इस मंथ इस तरह से भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं आया है। राजेश जी अब वो कर दीजिए, मैंने आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेरीज ले ली हैं। नीचे अगर कोई और आएगी तो मैं देख लूंगा। अच्छा, एक नवीन जी है। नवीन जी आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा क्वेरी यही था कि 80 सीसीडी में आप बता रहे हैं कि एग्जेम्पशन नहीं है, बट मेरे हिसाब से 80 सीसीडी में अभी अलाउबल है न्यू रिजीम में। 80 सीसीडी 2 1 और 1 भी तो अलाउड नहीं है, आई एम श्योर, बट 80 सीसीडी 2 अलाउड है। वो तो मैंने बताया कि 2 अलाउड है, बताया मैंने। ठीक है सर। दूसरी मेरी छोटी सी क्वेरी जो भी आपने डिस्कस किया सैलरी का, सर इसमें क्या है, कई कंपनी ने सैलरी 1 साल के लिए पोस्टपोन करी है, खासकर रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर। लाइक अप्रैल 2020 की सैलरी वो अप्रैल 21 में पे करेंगे, सम ऑलमोस्ट 40% या 50% ऑफ द सैलरी। इस केस में एम्प्लॉयर की लायबिलिटी तो आती है पेमेंट बेस पे, टीडीएस ऑन सैलरी पे, राइट। एम्प्लॉय की लायबिलिटी आती है एक्रूवल बेसिस पे। राइट। तो इस प्रॉब्लम को कैसे मीट आउट कर सकते हैं सर? ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल जायज प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे आपको पता ही है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर हमें जो भी टैक्स ड्यू बनता है वो डिपॉजिट करना पड़ता है। तो इसलिए बट सर सैलरी के केस में तो अगर मैं नहीं भी डिपॉजिट कर रहा, मैं प्रोविजन सैलरी का कर रहा हूँ, लेकिन मैं सैलरी की लायबिलिटी तो तभी माली में अप्रैल 21 में पे करूंगा, अप्रैल 20 की सैलरी, तो मेरी सैलरी की लायबिलिटी तो अप्रैल 21 में ही आएगी ना। और तब तक पेमेंट बेसिस आपका पे टैक्स जमा हो चुका होगा, बाद तक। अब जब तक आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तब तक तो वो टीडीएस डिपॉजिट हो चुका होगा, राइट? सर वो तो अप्रैल 20 मैं जैसे अब मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ अप्रैल से लेकर सितंबर की सैलरी 1 साल तक। मान लीजिए सितंबर 20 की सैलरी, लेकिन इस साल की, जिस साल की आप कह रहे हैं पोस्टपोन कर रहे हैं, उसका तो 1 साल बाद आप उसका टीडीएस डिपॉजिट करेंगे। आईटीआर भी तो साल खत्म होने के बाद ही डिपॉजिट होता है ना। आपका टैक्स आप डिपॉजिट करेंगे, आईटीआर फाइल करेंगे, वो भी तो बाद में करेंगे, तो होपफुली उससे तो पहले आपका डिपॉजिट हो जाएगा, तो आप यूज कर सकते हैं उसको। नहीं सर, अब नहीं सर, इसमें एनॉमली आएगी ना। कंपनी टीडीएस रिटर्न फाइल करेगी 21/2 में, टीडीएस रिटर्न में उसकी शो करेगा कंपनी की 21/2 में फाइनेंशियल ईयर में, एम्प्लॉय का टीडीएस बना 2021 में, तो दोनों में मिसमैच चलेगा, बिकॉज एम्प्लॉय को एक्रूवल बेसिस पे करना है, कंपनी को पेमेंट बेसिस पे टीडीएस पे करना है। कंपनी टीडीएस अक्रूवल बेसिस पे तो ठीक बात है, टीडीएस डिपॉजिट करेगी पेमेंट बेसिस पे, लेकिन जब वो आईटीआर जब अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल करेगी, लेट रिटर्न फाइल करेगी, और फाइल तो वो उसी साल की करेगी जिसको रेलेवेंट है, वो कोई अगले साल में थोड़ी जाके फाइल कर देगी। बिल्कुल सर, ये अलाउड है। मतलब मैं जब पेमेंट करता हूँ उसी साल में टीडीएस दिखाऊंगा। मैं सितंबर 19 की अगर पेमेंट मैं सितंबर 20 में करूंगा सैलरी की, तो मैं सितंबर 20 की टीडीएस रिटर्न में दिखाऊंगा ना, सितंबर 22 के टीडीएस क्वार्टर में दिखाऊंगा मैं सितंबर। कोई एक आध महीने डिले करती है, इतना ज्यादा डिले वाला कोई केस ऐसा आया नहीं है। नहीं सर, ये सारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ने कर दी। ठीक है सर, इसको हम अलग से कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है, नॉट एन इशू। सौरभ जी आस्क योर क्वेश्चन। सौरभ जी। राजीव जी। जी सर। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। राजीव जी ने ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम का तुलनात्मक विवेचन बहुत सुंदर तरीके से किया। आपकी पीपीटी भी बहुत सुंदर है। मेरा प्रश्न यह है कि एक परिवार के अंदर में परिवार की फाइलें रहती है, उस परिवार प्रमुख की भी रहती है, उस स्पाउस की रहती है, और एचयूएफ भी रहता है, और उसके बाद एक बच्चा है तो बड़ा उसकी भी रहती है। तो उस केस में यदि किसी का 1 करोड़ की इनकम है तो किस हिसाब से वो करे? क्योंकि ये तो बात ठीक है कि अगले साल से टैक्स पेयर स्पेसिफिक टैक्स हो गया, आपको हर एक का अलग अलग हिसाब से देखना पड़ेगा, लेकिन उस चीज के अंदर में किस हिसाब से वो करे कि टैक्स प्लानिंग हो सके? सर कोई भी मेरे को या किसी को भी बताना बहुत मुश्किल है कि कैसे होगा। तो ये तो हमें ये सॉफ्टवेयर के अंदर डाल के या एक्सेल में कैलकुलेशन करके ही पता लगेगा कौन सी स्कीम में बेनिफिशियल है। इन जनरल वी कैन से कि आपका अगर टैक्स सेविंग्स वगैरह है तो ओल्ड स्कीम इज बेनिफिशियल, और अगर नहीं है तो न्यू स्कीम इज बेनिफिशियल। लेकिन एक केस टू केस बेसिस में आई थिंक हमें कैलकुलेट करके ही पता लगेगा। इस तरह से डाल के चेक करके ही हम करें उस काम, ठीक है ना? हाँ, ये टैक्स पेयर स्पेसिफिक हो गया तो सभी का देख करके उस हिसाब से आगे प्लानिंग करनी पड़ेगी। राइट, एब्सोल्युटली। सौरभ जी आस्क योर क्वेश्चन। सौरभ जी। सर एक्चुअली एक क्वेश्चन और है, मैं हाँ जी बताइए। सर एक्चुअली यूर सेइंग न्यू स्कीम में विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट आल्सो, इंटरेस्ट फॉर होम लोन वो भी अलाउड नहीं है। तो इंटरेस्ट अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं अलाउड?
आपकी ना सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे अलाउड नहीं है, आपकी वेकेंट प्रॉपर्टी का कोई इंटरेस्ट है वो अलाउड नहीं है, और लॉस फ्रॉम आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है वो भी अलाउड नहीं है। तो वी कैन से कि हाउस प्रॉपर्टी का कोई हाउस बाकी तो अलाउड ही नहीं होता कह रहे एम्प्लॉय को टीडीएस के लिए कोई भी लॉस अदर देन हाउस प्रॉपर्टी वाला भी इन्होंने इसमें से हटा दिया है, तो न्यू रिजीम में कोई भी अलाउड नहीं है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई people might like to go in the old regime जिनके इस तरह से लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। ऐसे बहुत सारे केसेस में लोग जाएंगे ओल्ड स्कीम में ही क्योंकि उनको उसका बेनिफिट मिलता है, राइट? But हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सर एक मेरी क्वेरी है कि जो सोडेक्सो कूपन का हाँ जी, मिलते हैं फूड कूपन, वो हाँ भी जी। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि न्यू रिजिम में शायद टैक्सेबल कर दिया है, That's right. एग्जम्पशन नहीं है। आपकी और बिल्कुल सही है। दूसरा आई वांट टू गेट इट द क्लैरिफिकेशन, जो टेलीफोन रिइंबर्समेंट होते हैं, विल दैट कंटिन्यू एज एग्जम्प्ट अंडर न्यू रिजिम आल्सो? कौन से? टेलीफोन रिइंबर्समेंट, मोबाइल रिइंबर्समेंट मिलते हैं एम्प्लॉयज को। देखिए ये हमेशा से ना एक डिबेटेबल सा वो रहा है कि अभी भी ये रीइंबर्समेंट वगैरह उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है और आपने किस तरह से कर रखा है, या एक्चुअल बिल होता है उसी का रीइंबर्समेंट होता है, या हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है और अगर उसने 25 दिन काम किया तो 25 दिन का ही मिलता है। तो वो फिर डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं समझ जाता है कि ये एक्चुअली रीइंबर्समेंट वगैरह नहीं है, ये तो आप सैलरी का ही आपने इसको एक कलर करके दिया है ताकि टैक्स ना लगे। तो वो ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम में कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम पोजीशन है। Okay. कभी असेसमेंट वगैरह होती है तो उस केस में उन पे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, तो उन चीजों में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा और काफी केसेस में वो उस पे भी टैक्स लगा देते हैं, दोनों स्कीम में ही लग जाएगा उसमें। ओके, थैंक यू। Yeah. उमेश गुप्ता जी, ask your question. उमेश जी, हाँ जी सर। ask your question उमेश जी। सुरेश जी, एक सवाल यहाँ आया हुआ है, मैं पूछ लेता हूँ। If we don't receive declaration from the employee and the TDS return is filed in the old scheme, can we change to new scheme in subsequent returns? अब देखिए ये आई थिंक जनरली जो अगर 24Q के फॉर्मेट में चेंज आएगा, ये क्योंकि सैलरी की जो आपकी डिटेल जाती है वो 4th क्वार्टर में ही जाती है, आप फाइल करते होंगे, आपको पता ही होगा। तो सैलरी की डिटेल या इस तरह की जो चेंजेस हैं, और कहीं ना कहीं NSDL को भी चेंजेस करने में टाइम लगता है, तो वो चेंज करेंगे मेरे ख्याल से लास्ट क्वार्टर वाली रिटर्न में ही करेंगे। तो तब तक थोड़ा सा हमारे पास, हम कह सकते हैं प्रैक्टिकली हमारे पास लीवरेज है कि हम एक महीने के बाद दूसरे महीने अगर वो कुछ चेंज करता है तो कर सकते हैं, बट मतलब थ्योरेटिकली तो आप मना कर सकते हैं कि वी विल नॉट चेंज because we have received this old scheme from you, न्यू स्कीम में नहीं चेंज करेंगे। लेकिन अगर कहीं ओब्लाइज करके आप करना चाहते हैं तो एक आध महीने के पास थोड़ा सा लीवरेज आपके पास होता है, क्योंकि ये वाली इन्फॉर्मेशन जो जाएगी वो मोस्ट प्रोबेबली आपकी लास्ट क्वार्टर की Q4 की जो रिटर्न जाएगी आपकी 24Q उसमें जाएगा, तो उस तरह से लीवरेज है आपके पास। सुरेश जी, ask your question. सुरेश जी, सुरेश साबू जी। Standard deduction of 30% from rental income, will it be allowed in the new regime? It is allowed in the new regime, no change. Thank you. Yeah. I think now there is no question. एक आध चैट में मैं ले लेता हूँ। हाँ ले लो सर, ले लो। Can you share new format of 24Q? अभी कोई चेंज नहीं आया, आएगा तो वो सबको पता ही लग जाएगा। Any change in TDS return filing date? जो Q4 of 2019-20 है, जो 31 मार्च का हमारी फाइल करनी है, जनवरी फरवरी मार्च 2020, उसकी ड्यू डेट उन्होंने एक्सटेंड कर दी है 30th of June के लिए। अगले ही क्वार्टर की जो हमारी है वो, क्योंकि क्वार्टर खत्म हो जाता है तो 31 जुलाई तक हमारे अगले क्वार्टर की भी ड्यू हो जाती है, उसमें अभी कोई एक्सटेंशन नहीं है। प्लीज थोड़ा इन चीजों का ध्यान रख लीजिए कि जो इन्होंने एक्सटेंड करी है, एक स्टेज तक एक्सटेंड करी है, पिछले साल तक की एक्सटेंड करी है, इस साल की भी। जैसे अभी अप्रैल का टैक्स आपका जो डिपॉजिट करना था 7 मई, आज उसकी लास्ट डेट है। अब 7 मई के बाद आप डिपॉजिट करेंगे तो 0.75% पर मंथ के हिसाब से या 9% पर एनम के हिसाब से आपका इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा कल से। तो इसलिए आपको जो नॉर्मल वाली है उनका भी ध्यान रखना है। इसी तरह से अभी आपकी जो अप्रैल में जून की रिटर्न जाएगी 31 जुलाई में टीडीएस की, उसके लिए भी कोई एक्सटेंशन नहीं है। तो यहाँ तो आप अगर 30 जून तक वो फाइल करेंगे पुरानी वाली, तो अगली वाली आपकी ड्यू हो जाएगी 31 जुलाई में। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखें, और जो वर्क फ्रॉम होम की हम बात करते हैं तो कोशिश करें ये सब चीजें कंप्लीट करते रहें, अदरवाइज वो एकदम क्लैश कर जाएंगी और हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा दोनों फाइल करना। TDS excess deposited for the month of March 2020, how can it be adjusted in the next financial year?
करके डिपॉजिट कर दिया है तो उसका कोई रिफंड वगैरह नहीं मिलेगा। वो तो जो भी रिफंड होगा वो जो एम्प्लॉय होगा वो अपनी आईटीआर फाइल करेगा तभी कर सकता है। लेकिन डिडक्ट करके आपने अभी डिपॉजिट नहीं किया तो डिपॉजिट आप कम करा दीजिए और जो एक्सेस टैक्स था वो एम्प्लॉय को आप रिफंड कर सकते हैं। प्रैक्टिकल सिचुएशन इस तरह से हम कर सकते हैं। जी सर, और क्वेश्चन आ रहे हैं सर। हाँ, LIC एक्सेट्रा मस्ट बी ड्यू डेट 31 मार्च 2000। नहीं, LIC की भी पेमेंट अभी आप पिछले साल के लिए 30 जून तक कर सकते हैं। दैट इज अलाउड। LIC की, मेडिक्लेम की, सबकी ही आप बाद में कर सकते हैं। नॉन सैलरी रिटर्न्स की भी ड्यू डेट्स हैं जो अभी लास्ट क्वार्टर की हमारे लास्ट ईयर वो हमारी 30 जून तक एक्सटेंडेड है। उसके बाद कोई और चेंज नहीं है। ऑडियो पे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेरीज हैव टेकन। राजेश जी और कोई क्वेरीज हैं अगर ऑडियो पे कोई पूछना चाहे? राजीव जी अभी राजीव जी मेरा भी अनम्यूट हो गया है। हाँ जी बताइए। ये सर मार्च का टीडीएस एक्चुअली 14 लाख रुपीस एक्सेस डिपॉजिट हो गया है। तो वो डिपॉजिट हो गया, डिडक्ट नहीं, डिपॉजिट ही हो गया इनफैक्ट। तो हम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो हम उसको एक्सेस डिपॉजिट में करके नेक्स्ट क्वार्टर में एडजस्ट कर लेते थे। बट कैन इट बी एडजस्टेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आल्सो? कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप, क्योंकि इन्होंने अलाउ किया है। कर सकते हैं इसको, प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इसी सॉफ्टवेयर में आई एम आल्सो यूजिंग दिस वेबीटेक्स वेबी टीडीएस सॉफ्टवेयर आल्सो। उसमें लिखा हुआ आता है कि फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर इट कैन बी एडजस्टेड। सेम फाइनेंशियल ईयर तो नहीं हुआ ना, ये तो अगले साल। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ सर, क्या ये भी हो सकता है क्या? ये भी अलाउड है इसको। और एक बार आप चाहे इनको फॉरवर्ड कर दीजिए अपनी क्वेरी, इसका मैं रिप्लाई कर देता हूँ। आई थिंक इट इज अलाउड। एक साल पिछला और एक साल आगे में भी एडजस्ट कर सकते हैं। इवन दैट इज अलाउड। Okay. I shall try and contact you again. Sure. Right. TDS on salary already deposited on or before 30th of April. Investment date extended to 30th of June. Already सिद्धार्थ जी explain कर चुका हूँ। उसके केस में अगर आपने TDS already deposit कर दिया है तो जो एम्प्लॉई है वो अपनी ITR फाइल करते टाइम उसका बेनिफिट ले सकता है। बाकी इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ATG की इन्वेस्टमेंट में सबने PM केयर फंड में या किसी और में अगर आपने इन्वेस्टमेंट मई 2020 में करी है तो उसको आप फाइनेंशियल ईयर 1920 या 2021 दोनों में से किसी में भी क्लेम कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये इनफैक्ट गवर्नमेंट ने शायद इसीलिए अलाउ किया है ATG में पर्टिकुलरली, क्योंकि अदरवाइज PM केयर फंड वगैरह में जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अगले साल अगर आप न्यू रिजीम में जाते हैं तो आपको बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने ये डेट एक्सटेंड कर दी है कि आप इस नोबल कॉज के लिए भी डोनेट भी करें और आप बेनिफिट ले लें। चाहे आप 1920 में लेना चाहें तो 19 में, 2021 में लेना चाहें तो दोनों में आपके पास ऑप्शन है। 14-15 का अनकंज्यूम TDS 19-20 में इतने साल तो अलाउड नहीं है। एक साल पहले और एक साल बाद तक अलाउड है। इतना 14-15 का पता नहीं कहाँ खड़ा करता है, हमें तो यहीं मिल जाती है। एक करके तो जाएगा। ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ TDS का पूछ रहे हैं। मैंने बताया है कि जो हमारा ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ TDS जो मार्च वाला TDS था वो 30th अप्रैल की उसकी ड्यू डेट होती है। दैट डेट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 30th ऑफ जून। लेकिन अगर आप ड्यू डेट के बाद डिपॉजिट करेंगे तो 0.75% पर मंथ के हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ेगा। उस बात का ध्यान रखिए। टू दैट एक्सटेंट इट इज अलाउड। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि इंटरेस्ट ना पे करें तो आपको 30th अप्रैल तक डिपॉजिट करना चाहिए था। एक दिन की भी डिले होगी तो आपको पूरे महीने का ब्याज लग जाएगा। सर एक क्वेश्चन है, श्री लक्ष्मी जी, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। हाँ सर मेरे को पूछना है, अगर 234E के अंदर मेरा अगर कुछ एक्सेस अमाउंट जमा हो गया, समझिए 20,000 मेरे को गलती से मेरे को करना था वैसे इनकम टैक्स में TDS, लेकिन वो जमा हो गया 234E में और पे हो गया, तो अब क्या करना चाहिए? अमाउंट जैसे है वो 54,000 है वैसे। अच्छा, आई थिंक इस केस में यू कैन अप्रोच द असेसिंग ऑफिसर। वो इस तरह की बैकएंड से ठीक कर देंगे। हाँ, सिस्टम पे तो मेरे ख्याल से नहीं, आप खुद नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू कांटेक्ट द असेसिंग ऑफिसर। अच्छा ठीक। वो TDS ऑफिसर या इनकम टैक्स? TDS, ये TDS का केस है तो फिर TDS वाले को आपको कांटेक्ट करना। ठीक, ओके, थैंक यू सर। हो गई सारी क्वेरी सर?
हाँ जी, मैंने कर दिया most of the queries, I think. Okay, sir. Thank you very much. And over to Rajiv Kohli ji for vote of thanks, sir. Thank you, sir. Thank you, Rajiv ji. Actually, it seems the government is very ये वो था ना exercise कि हम बिफोर डिडक्शन का टैक्स रिजीम कैसी आएगी, तो इसके अंदर क्या हो गया, क्या नहीं, जस्ट गवर्नमेंट वांट्स टू ट्राई एंड लर्न, बट फंडामेंटली जो हमारी सेविंग है बड़ी कम हो जाएंगी, व्हिच इज वेरी लॉन्ग रन, बिकॉज इन द लॉन्ग रन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द ओल्ड एज सेविंग्स. A very nice PPT बनाई, comparative charts are very nice, and we have option to apply for the TDS next year. And adjustment of TDS कर लो, अगले साल हम claim refund ले लें, अच्छी बात है. स्पेशली सर अगर सीनियर सिटीजन है उसको पेंशन मिल रही है और उसको डिपॉजिट वगैरह मिल रहे हैं, उस केस में भी उनको ओल्ड वाली स्कीम इज मच मोर बेनिफिशियल. एंड डिपेंडिंग अ पर्सन हु हैज हिज ओन हाउस, तो उसके लिए दिक्कत है नहीं, तो बाकी सब तो 90% केस में वो सब बेचारे क्लेम ही कर रहे हैं. But a very nice and a very nice comprehensive discussion. Thank you from the core of our heart. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much once again, sir. Thank you.